हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप आप लोगों की बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मैं हूं विकास और मैं ले आया हूं आप लोगों के लिए फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ की विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर सो दैट यू कैन विजुअलाइज एंड अप्लाई योर कॉन्सेप्ट। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी लाइफ में चीज़ें यूज़ की है सभी में मेंसुरेशन यूज़ होता है। चलो हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं तो पेस्ट यूज़ करते हैं, तो पेस्ट का एक शेप है, पेस्ट की बोतल का वो एक सिलेंड्रिकल शेप का है। फिर हम लोग को नहाना होता है तो बकेट एक है, बकेट की भी सिलेंड्रिकल शेप होती है। ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसकी प्लेट जो होती है वो सर्कल शेप की होती है। जैसे आप उठे और दूध वाले ने आपकी डोरबेल बजाई तो मम्मी आई और मम्मी ने एक पतीला उसको दे दिया और बोला कि 1 लीटर दूध दे दो भैया। उनको कुछ नहीं पता है कि ये पतीले का रेडियस क्या है, हाइट क्या है। उनको एक आइडिया है, वो डेली दूध लेती है, उनको पता है कि इसमें 1 लीटर आएगा। लेकिन कल के दिन आपके यहाँ 2 गेस्ट आते हैं, उनको उस दिन 2 लीटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो भी उनको पता है कि ये कंटेनर है तो इसमें 2 लीटर दूध आ जाएगा। उनको उसकी भी हाइट लेंथ कुछ नहीं पता है, ना ही रेडियस पता है। क्यों? क्योंकि वो डेली लाइफ में उसको यूज कर रही है, उसे उस चीज की कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। उसके बाद जैसे हम लोग अगर मान लो कि बाहर कहीं जा रहे हैं, हम लोग रास्ते में देखते हैं कि कोई पेट्रोल की टैंकर जा रही है, तो उसमें एक लिखा रहता है कुछ कैपेसिटी। तो वो कैपेसिटी किसी ने उसमें ऑयल या फिर वाटर डाल के कैलकुलेट नहीं किया है। उसकी जो हाइट है, उसकी जो रेडियस है, उससे वो कैलकुलेट होती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो आप कहीं पिज्जा खाने गए, पिज्जा में साइज लिखा होता है 6 इंचेस, 8 इंचेस, 10 इंचेस, उसके हिसाब से प्राइसेस होते हैं। तो आपको पता है कि जो लार्ज साइज है उसका ज्यादा प्राइस होगा, जो स्मॉल साइज है उसका कम प्राइस होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सब जगह कहीं ना कहीं मेंसुरेशन यूज हो रहा है। तो मेंसुरेशन हम लोगों की लाइफ में जो इम्पैक्ट कर रहा है वो हम लोगों को अब उसका यूज करके किस तरह से हम लोग उसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या क्या शेप्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के। सो मेंसुरेशन इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ द साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो इफ we will talk about either circle or sphere or hemisphere or pyramid, they all are of different shape, their size are different, their volume are different। तो हम लोग एक एक चीजों की पकड़ के हम लोग उसकी बात करेंगे कि उसकी साइज क्या है, उसका पेरीमीटर कैसे ड्राइव करते हैं, उसका एरिया कैसे ड्राइव करते हैं, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, किस चीज की हम लोगों को कब कैलकुलेशन करनी है, वो सारी चीजें अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे। रेक्टेंगुलर शेप है तो इसकी एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये इस पेपर का पेरीमीटर हो गया। अब पेरीमीटर की हमें जरूरत क्यों पड़ती है कैलकुलेट करने की। मान लो आपको कोई फ्रेंड की पार्टी में जाना है, उसको कोई गिफ्ट देना है, तो आपने एक बॉक्स ले लिया, उसको गिफ्ट रैप करवाना है, उस पर एक रिबन लगाना है। तो रिबन लगाने के लिए आपने अगर एज्यूम करो कि आपका ये पेरीमीटर अगर 40 सेंटीमीटर का है और आपने एक रिबन लाया 30 सेंटीमीटर का, तो आप जब इसको लगाओगे तो वो बहुत छोटा हो जाएगा, या आपने 60 सेंटीमीटर का लाया तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको अगर पेरीमीटर पता है तो आप जाओगे किसी भी शॉप कीपर से बोलोगे कि भैया हमें अप्रॉक्स 40 या 45 सेंटीमीटर का एक रिबन लो जो कि आपका पूरा कवर हो जाए। तो इसलिए हमें पेरीमीटर की यूज पड़ती है। अब जैसे ये यहाँ पे एक स्क्वायर है, स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल है, तो हमें पता है कि इसकी 4 साइड्स इक्वल है। अगर आपने एक साइड कैलकुलेट कर ली तो आपको पता है कि अगर एक 10 है तो 10 10 10 10 40, तो 40 हमारा ये इसका पेरीमीटर हो गया। अगर आपको किसी भी चीज को से इसको अगर कवर करना है तो आपको पता है कि 40 सेंटीमीटर का आपको एक कोई रिबन लाना पड़ेगा, तो इसलिए हमें पेरीमीटर की यूज पड़ती है। अगर आपको कोई प्लेट्स है, प्लेट्स को अगर साइड से बाउंड्री से कुछ कवर करना है या आपको कुछ डेकोरेट करना है तो आपको उसका सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर पता होगा, तो आप उतना ही मटेरियल लेके आओगे। आप उससे ना ही ज्यादा लाओगे ना ही कम लाओगे, तो उससे क्या होगा कि ना ही आपका वेस्टेज होगा ना ही आपका उससे वो खराब होगा। तो इसलिए हमें पेरीमीटर की यूज पड़ती है। ये हो गया 2 डायमेंशनल जो भी शेप्स होते हैं उनकी पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए। तो इसीलिए सबके पेरीमीटर का हमारे पास एक फॉर्मूला भी है। लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले हमें बेसिक समझना है कि पेरीमीटर को क्यों यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, तो कि हम फॉर्मूला लगाएं तो हमें याद रहे कि अच्छा ये फॉर्मूला था और ये हमारा यूज है, इसलिए हम पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं। चलो दोस्तों, हम लोग इस पेपर का एक स्केल से पेरीमीटर फाइंड करते हैं। इस
पेपर की लेंथ है 12 यूनिट और ब्रेथ है इस पेपर की 8 यूनिट। तो अगर आपको इस पेपर को पूरा अगर साइड से कवर करना है तो इसके लिए हमें कितना रिबन लगेगा? ये अप्रॉक्स 40 यूनिट रिबन लगेगा एज पर आवर स्केल। और एज पर आवर फॉर्मूला, व्हाट इज आवर फॉर्मूला? 2 into L plus B, where L equal to 12 and B equal to 8. So as per formula also, the 2 into L plus B, 2 into 12 plus 8, that is equal to 40. तो हम लोगों ने दोनों तरह से कैलकुलेट कर लिया, डायरेक्ट मेथड और एज ए फॉर्मूला, दोनों तरह से इसका 40 आ रहा है। तो हम लोगों को अंडरस्टैंड हो गया कि इसका पेरीमीटर 40 आएगा, जो कि इसका ऑल साइड्स के लेंथ के इक्वल होगा। अब हम लोग एक स्क्वायर की लेंथ की कैलकुलेट करेंगे। ये हमने एक स्क्वायर ले लिया, ये स्केल है। स्क्वायर का एक साइड हम लोग कैलकुलेट किए हैं, ये है 4 इंचेस। अब एक साइड 4 इंचेस है, फिर नेक्स्ट साइड 4 प्लस 4 8, फिर 4 प्लस 4 12, फिर प्लस 4 16। सो एज पर आवर स्केल इट्स 16 सेंटीमीटर 16 इंचेस। और एज पर फॉर्मूला द पेरीमीटर ऑफ एनी स्क्वायर इज 4a। तो हमारा साइड्स क्या है? 4 इंचेस, 4 into 4 16 इंचेस। सो इसका बोथ मेथड से हमारा साइड क्या आ गया? 16 इंचेस। चलो हम लोग इस तरह से अब सर्किल का एक कैलकुलेट करते हैं। ये हमने एक सर्किल ले ली है, ये प्लेट जो एक सर्कुलर शेप में है, और एक हमने यहाँ पे एक मार्क कर दिया कि यहाँ से हमारा एक स्टार्ट होगा रिबन और पूरा राउंड होकर के यहाँ तक रिबन आएगा। अब हम लोग अगर इसकी रेडियस अप्रॉक्स कैलकुलेट करें तो अगर इसका ये डायमीटर है अप्रॉक्स 7 इंचेस, तो रेडियस 3.5 इंचेस हो गया। चलो इसको आप रिमेंबर कर लो कि 3.5 इंचेस रेडियस हो गया। अब हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, यहाँ से हम लोग पूरा सर्कुलर इसको लेके गए और यहाँ से हम लोगों ने पूरा सर्कुलर इस रिबन को लगाया और ये आ रहा है हमारा 22 इंचेस एज पर आवर रिबन। नो आफ्टर अप्लाइंग द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी सर्किल इज 2 pi r, 2 into 3.14 into 3.5। तो 2 into 3.5 हो गया 7 इंचेस into 3.14, 7 into 3.14, so 7 into 3 equal to 21 हो गया और 1 for अप्रॉक्स हो गया 1। सो उस तरह से भी हमारा कितना आया? 21 plus 1 22। सो हम लोगों ने दोनों तरीके से देख लिया कि आइदर आप स्केल यूज करो या आइदर आप फॉर्मूला यूज करो। दोनों तरीके से हमारा जो इसका सर्कमफ्रेंस आ रहा है वो 22 आ रहा है। तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर। नाउ वी आर मूविंग टू एरिया ऑफ एनी शेप्स। तो दोस्तों एरिया होता है स्पेस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। अगर मान लो आपका एक कोई रेक्टेंगुलर शेप का है, जैसे कि आप लोगों की नोटबुक है, तो नोटबुक को आप रखोगे तो वो कुछ स्पेस लेगा, उसका कुछ लेंथ और ब्रेथ है, तो वो एक एरिया उससे कैलकुलेट करते हैं। आपकी कोई प्लेट है, प्लेट का एक रेडियस होता है, तो उससे आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। तो एरिया क्या होता है कि एरिया अगर आपको किसी नॉर्मल अगर टर्म में कैलकुलेट करना है, तो एरिया अगर आपको कोई रेक्टेंगल है या कोई स्क्वायर है या कोई ट्रायंगल है, तो उसके लिए हमें साइड्स दी हुई रहेंगी। अगर कोई सर्कल है तो उसके लिए हमें उसका रेडियस दिया हुआ रहेगा। एरिया का यूज डेली लाइफ में क्या है? जैसे एरिया अगर किसी भी सरफेस का हमें निकालना है तो एरिया का यूज क्या है? जैसे मान लो आप लोग का घर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो आप लोग को अगर उस पर टाइल्स लगवानी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका घर का लेंथ ब्रेथ क्या है, तो कितनी टाइल्स लगेगी। क्योंकि टाइल्स की जो साइज होती है, शेप्स होता है, कुछ फिक्स होता है, स्क्वायर साइज में या रेक्टेंगुलर साइज में उसका कुछ फिक्स होता है। तो आपको अगर अपने घर की शेप पता है तो आपको पता है कि कितने यूनिट ऑफ टाइल्स लगेगी। आपने अगर मान लो आप एक कार खरीदी, आपको पता है कि गाड़ी की शेप क्या है, कि अगर मान लो आपने उसकी ब्रेथ क्या है, क्या लेंथ है, और आपने एक पार्किंग बनवानी है अपने घर में, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कार की साइज ये है और आपको पार्किंग इतनी बड़ी चाहिए जिससे आपकी गाड़ी विदाउट किसी प्रॉब्लम आसानी से मूव हो सके और आपके डोर्स खुल सके। तो इसलिए हम लोगों को एरिया कैलकुलेट करना पड़ता है। अब ये मान लो एक सीट है जिसमें हमें एक इसकी लेंथ और ब्रेथ पता है। अगर ये हम लोग आपका एक घर का फ्लोर प्लान समझ लें कि ये फ्लोर है, अब हमें इसमें टाइल्स लगानी है, तो ये टाइल्स का कुछ एक साइज होगा। मान लो अगर एक यूनिट की एक साइज है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 टाइल्स। तो अगर हमें मान लो इधर 8 यूनिट लगी, अगर जैसे हमने अभी ये बताया था कि इसकी ब्रेथ 8 है और लेंथ 12 है, तो अगर इसकी अगर 1 यूनिट की अगर कोई टाइल्स है तो हमें कितनी टाइल्स लगेगी? 1 1 1 1 करके 8 टाइम्स ऐसे लगेगी और 12 टाइम्स 1 1 1 1 करके 12 टाइम्स ऐसे लगेगी। तो टोटल कितनी टाइल्स लगेगी हमारी?
8 इंटू 12 दैट मीन्स 96 टाइल्स लगेगी। तो यही इसका एरिया हो गया। तो हमने फॉर्मूला एज ए फॉर्मूला हमने अप्लाई कर रखा है, क्या एरिया होता है L इंटू बी। और हमने यहाँ पे भी देखा कि जो भी टाइल्स अगर हमें स्मॉल साइज की अगर टाइल्स लगानी है तो वो 96 यूनिट की टाइल्स लगेंगी। तो इस तरह से हमने एरिया को यूज किया और इस तरह से देखा कि टोटल एरिया ऑफ एनी शेप्स इज इक्वल टू L इंटू बी ऑफ एनी रेक्टेंगल। अब अगर आपका स्क्वायर है, अगर मान लो मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया, ये स्क्वायर हो गया, तो आपका ये तो आपको पता है कि ये 8 यूनिट है और ये भी आपका ये 8 यूनिट हो गया, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है सारी साइड्स इक्वल होती है। अगर आपको फिर से इस पे टाइल्स लगानी है तो आपको ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइल्स लगानी है और ऐसे भी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइल्स लगानी है। तो 8 इंटू 8 आपकी अगर रो और कॉलम में टाइल्स लगेंगी तो 64 टाइल्स लगेंगी। और एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। सो 8 इंटू 8 इक्वल टू 64। तो आपने एक लाइफ एग्जांपल यूज करके भी देख लिया कि 64 आ रहा है और एज ए फॉर्मूला भी यूज करके देख लिया कि 64 आ रहा है। तो कभी भी आपको कुछ भी अगर एरिया आइडेंटिफाई करना हो स्क्वायर या रेक्टेंगल का, तो आप उसको एज ए ध्यान रखो कि आपको कोई भी फ्लोर पे आपको छोटी छोटी टाइल्स लगानी है। तो अगर आपको अगर कोई सेंटीमीटर में दिया है तो 1 सेंटीमीटर को 1 टाइल्स समझ लो या 1 इंच को 1 टाइल्स समझ लो। उस हिसाब से आप एज्यूम कर लेना कि कितनी टाइल्स लगेंगी, वही आपका एरिया हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद भी नहीं है तो आपको L इंटू बी या ए स्क्वायर आपको पता चल जाएगा कि इसका ये एरिया होगा। अब सर्कल का एरिया क्या है कि सर्कल का एरिया हम लोग इस तरह से ड्राइव नहीं कर सकते। सर्कल का एरिया ड्राइव करने के लिए जब आप हायर स्टडीज करोगे तो आपको पता चलेगा। तो उसका एक फिक्स एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर वेयर पाई इज इक्वल टू 1.34 और r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अब हमें अगर मान लो कोई सर्कुलर शेप में है उसका एरिया निकालना है तो इसके लिए हमें एक बार ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसका रेडियस है और पाई है, तो हमें उसको पाई आर स्क्वायर लगा करके उसका एरिया निकाल लेना है। अब लेकिन अब हमारा इसका रियल लाइफ में क्या यूज है एरिया का, वो अब मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ। तो आपने देख लिया रेक्टेंगल हो या फिर स्क्वायर हो, सबका एरिया एक आप कैलकुलेट कर सकते हो ट्रेडिशनल मेथड से या फिर फॉर्मूला लगा के, दोनों तरीके से सेम होता है। लेकिन अगर आपको एक सर्कल का अगर एरिया निकालना हो तो उसके लिए क्या होता है कि सर्कल का एरिया के लिए कुछ फॉर्मूला फिक्स्ड है जिसको आप नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, आप अगर रियल लाइफ में अगर उसको यूज करना चाहो तो आपको एक पता होता है कि अगर सर्कुलर एरिया है तो मुझे किस चीज में क्या ज्यादा बेनिफिट है। जैसे कि मान लो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल दिया था पिज्जा का। कोई 6 इंच का पिज्जा है, कोई 8 इंच का पिज्जा है, कोई 10 इंच का पिज्जा है, ठीक है। अब उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सर्कल का एरिया क्या होता है। सर्कल का एरिया आपको सबको पता है पाई आर स्क्वायर वेयर पाई इक्वल टू 3.14 एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब अगर हम लोग ये फॉर्मूला अगर आप पिज्जा पे अप्लाई करो, अगर मान लो किसी डोमिनोज में आपने विजिट किया और वहां पे पिज्जा का रेट डिफरेंट है। 6 इंचेस का रेट है अगर मान लो 100 रुपीज, 8 इंचेस का रेट है आपका 150 और 10 इंचेस का रेट है 200। सिंपल एग्जांपल। तो आपको कौन सा पिज्जा चीपर पड़ेगा? तो आपको ऐसे लगेगा कि 6 इंचेस और 8 इंचेस सिर्फ 4 इंचेस का डिफरेंस है और रेट डबल है। लेकिन वो डबल आपको अभी लग रहा है क्योंकि आपने सिर्फ नॉर्मल उसका साइज देखा। अगर आप उसका एरिया निकालोगे, क्योंकि पिज्जा जो होता है आपका सर्कुलर शेप का होता है और आपको पूरा का पूरा सर्कुलर देगा, आपको खाली पेरीमीटर नहीं देगा, आपको पूरा का पूरा इंटरनल पार्ट देगा। तो अगर आप उसका एरिया निकालो पाई आर स्क्वायर से, तो पाई अगर आप एक बार आप साइड कर दो और 6 का आर स्क्वायर अगर करो तो 36 हो रहा है। तो 36 स्क्वायर सेंटीमीटर का आपको कितना पैसा पड़ा? 100 रुपीज। और वही अगर आप अगर 10 इंचेस का पिज्जा ले रहे हो तो 10 स्क्वायर अगर आप करोगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, उसका आपको पड़ रहा है 200 रुपीज। तो 36 का अगर 100 पड़ रहा है और 100 का अगर 200 पड़ रहा है तो चीपर कौन सा होगा? 10 इंचेस वाला। क्योंकि अगर आप प्राइस अगर डबल करोगे तो 100 का 200 हो गया और अगर आप साइज डबल करोगे तो 36 को अगर डबल करोगे 72, तो वो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आपको मिल रहा है। जबकि आपको 200 में अगर 10 इंचेस का पिज्जा लोगे तो आपको 200 स्क्वायर सेंटीमीटर का आपको पिज्जा मिल रहा है। तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि आपको एक पिज्जा 10 इंचेस का आपको ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आप कभी भी अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको पता हो गया कि अगर कोई इस सर्कल शेप में है तो आपको क्या प्रेफरेंस है, किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ एनी सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। नाउ वी आर मूविंग टू द कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ एनी शेप्स। तो दोस्तों
अब हम लोग बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड क्या है? एक शेप है जिसकी एक लेंथ है, एक ब्रेथ है और एक हाइट है। जैसे कि मान लो आपका एक रूम है, रूम का आपका एक लेंथ होगा, एक वॉल लेंथ में होगी, एक ब्रेथ में होगी और उसकी हाइट होगी जो कि फ्लोर से और सीलिंग के बीच की होगी डिस्टेंस। तो क्यूबॉइड आपका लेंथ ब्रेथ हाइट हो गया। अब क्यूबॉइड में 3 चीजें कैलकुलेट करने के लिए होती है हमारे पास। एक होता है कर्व सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया और एक होता है वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं? मान लो आपको अपनी वॉल पेंट करवानी है रूम में, तो रूम में मेनली लोग क्या करते हैं कि 4 वॉल्स को एक ही कलर की कलर करवाते हैं। तो ये जो सराउंडिंग वाले सारे एरिया हो गए वो कर्व सरफेस एरिया हो गए। तो जैसे 4 वॉल हो गई आपकी, सामने वाली वॉल, बैक वाली वॉल, लेफ्ट वाली वॉल, राइट वाली वॉल, तो ये सारी वॉल मिलकर के आपका एक कर्व बन गया जिसको आप एक कर्व सरफेस एरिया बोलते हो। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कि अगर आप इसमें आप अपना रूफ भी ऐड कर दो और आप अपना इसमें फ्लोर भी ऐड कर दो तो वो टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो ये डिफरेंस है कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम क्या होता है कि अगर मान लो अगर आपको मान लो कि कोई रूम में अगर कुछ भरना है, पूरा पैक करना है रूम को, तो उसमें टोटल कितनी कैपेसिटी होगी। मान लो आप लोगों ने घर कहीं मूव किया और आपको पता है कि बहुत सारे कार्टन्स बनेंगे और आपको मूव करना है और एक रूम में सारे सामान आ जाएंगे जो कि आप धीरे धीरे करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, अरेंज कर सको। तो आपको अगर रूम की साइज पता रहेगी कि कितना वॉल्यूम है और आपको सारे कार्टन्स का अगर वॉल्यूम पता रहेगा तो आप कैलकुलेट करके बोल सकते हो कि ये सारे के सारे कार्टन्स हमारे इस रूम में आ जाएंगे। फिर हम लोग एक एक करके इस रूम से कार्टन को निकालेंगे और एक एक करके अरेंज कर लेंगे, हमारा पूरा रूम और पूरा फ्लैट मैस नहीं रहेगा। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट कैसे होता है? तो अभी आपने एक पढ़ा कि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एक हमारा लेंथ और ब्रेथ करके एरिया निकलता है। तो अगर ये रेक्टेंगल है एक, तो जिसका एक एरिया निकल गया लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके। और ये अगर आप इस तरह से देखो तो एक ये हो गया क्यूबॉइड, इसकी एक लेंथ है, एक ब्रेथ है और एक हाइट है। तो अब मैंने जो बताया कि अगर ये आप अगर अपना रूम मान लो तो आपकी ये 4 वॉल्स हो गई, ये एक वॉल हो गई, ये एक बैक वाली वॉल हो गई, ये साइड की वॉल हो गई, ये इस साइड की वॉल हो गई, ये आपकी रूफ हो गई, ये आपका फ्लोर हो गया। तो अगर आपको अगर एरिया निकालना पड़ा इस साइड का तो क्या होगा आपका एरिया? L इंटू एच, क्योंकि लेंथ ये है और इसकी जो ब्रेथ है वो एज ए हाइट है, तो L इंटू एच इसका एरिया हो गया। इसी तरह से इसका एरिया क्या होगा? B इंटू एच, और इसका एरिया क्या होगा? L इंटू एच और इसका B इंटू एच। तो अगर आप 4 को अगर ऐड कर दोगे तो क्या हो गया? L इंटू एच प्लस B इंटू एच प्लस L इंटू एच प्लस B इंटू एच। तो अगर आप उसको कैलकुलेट करो तो आपका हो गया 2HL प्लस B। तो यही आपका कर्व सरफेस एरिया होगा क्योंकि आपने 4 वॉल्स का एरिया निकाल लिया। अब अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या है? जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ फ्लोर की भी सेम होगी और रूफ की भी सेम होगी। तो अगर आप कर्व सरफेस एरिया में अगर फ्लोर और अगर रूफ की एरिया अगर ऐड कर दो तो आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो अभी आपका सरफेस एरिया क्या है? L इंटू एच, B इंटू एच, L इंटू एच, B इंटू एच, और ये दोनों क्या हो गए? L इंटू बी, L इंटू बी। तो अगर आप टोटल करोगे तो आपका आएगा 2 इंटू L इंटू एच, B इंटू एच, L इंटू बी। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम हो गया, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इस रूम में अगर ये आप रूम मान लो और इसमें आपको बहुत सारे कार्टन्स भरने हैं और फिर आपको उसको बाद में अरेंज करना है अपने फ्लैट में, तो अगर आपको इसमें कार्टन्स भरना है तो आपको इसकी साइज पता होना चाहिए कि रूम में कितने कार्टन आएंगे, क्योंकि सब कुछ का शेप का एक साइज होता है, उसका एक वॉल्यूम होता है। तो अगर मान लो इसकी हाइट अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो थोड़ा कम आएगा और इसका जो वॉल्यूम आएगा वो थोड़ा अलग आएगा। अगर मैं इसकी हाइट अगर पूरी फिक्स कर दूं तो इसका वॉल्यूम अलग आएगा। तो वॉल्यूम क्या है? आपने अगर एक सिर्फ अगर ये मान लो 1 यूनिट है वॉल्यूम, तो इसका अभी हमने कैलकुलेट किया था एरिया क्या? L इंटू बी इंटू 1। अगर हाइट इसकी 1 यूनिट मान ले 1 है, और अगर मान लो आपने 1 2 3 4 H कर लिया, अगर ये पेपर आपने पकड़ लिया जिसकी 1 से लेके H पेपर हो गए, तो टोटल हाइट कितनी हो गई? H। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा?
L इंटू बी इंटू एच, ये इसका वॉल्यूम हो गया। तो आप लोग को पता चल गया कि इस रूम की वॉल्यूम क्या है। अब अगर आपको छोटे छोटे कार्टन्स अगर इसमें फिल करने हैं तो आपको उनका भी वॉल्यूम पता है। अगर आप उसको डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल इसमें कितने कार्टन्स आएंगे। तो वॉल्यूम क्यूबॉइड का क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो और आप एज ए ट्रेडिशनल मेथड से आप मेमोराइज भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो आप इस तरह से आप सोच करके कर सकते हो, खुद से ड्राइव फॉर्मूला। नाउ वी आर मूविंग टू क्यूब। तो दोस्तों ये है एक क्यूब शेप में, जिसकी हमें पता है कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसकी जो लेंथ है, जो ब्रेथ है और जो हाइट है वो सारी इक्वल होंगी। अगर हम लोग लेंथ को अगर a मान लें तो a, ठीक है। तो अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया क्या क्या होता है, इसका भी हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और फिर वॉल्यूम निकालना पड़ेगा कि इसमें हमारी टोटल कितनी ऑक्यूपेंसी है। तो अगर हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, जैसे हमने क्यूबॉइड में सीखा कि हमें टोटल वॉल्स, जैसे अगर इसको एक रूम मान ले तो टोटल वॉल्स का जो एरिया होगा वो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। तो टोटल वॉल्स अगर एक वॉल अगर ये है जिसकी लेंथ है अगर a है और हाइट a है, तो इसका एरिया क्या होता है, a स्क्वायर। तो एक स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर होता है। अब इसमें 4 वॉल्स है सेम साइज के, 1 2 3 4, ये चारों साइज सेम साइज के हैं। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, 4a स्क्वायर, ठीक है। और अगर अपने लोगों को सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, तो उसमें क्या करना होता है, जैसे हम लोगों ने क्यूबॉइड में भी देखा था कि हमें एक रूफ प्लस फ्लोर ये सारा ऐड कर देना है। तो इसका रूफ भी a स्क्वायर है और फ्लोर भी a स्क्वायर है। तो अगर हम लोग टोटल कैलकुलेट करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये हो गया 6a स्क्वायर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होगा, जैसे हम लोगों ने क्यूबॉइड में देखा था, लेंथ ब्रेथ हाइट, उन तीनों का मल्टीप्लीकेशन हम लोगों का क्यूबॉइड में हम लोगों का वॉल्यूम था। तो इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम है। तो इसका क्या होगा, अगर लेंथ इक्वल टू a है तो a इंटू a, सो a क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया। अब समझ लो इसमें एक छोटा क्यूब है, इसमें एक छोटा क्यूब है जिसकी यूनिट अगर आप मान लो 1 है, ठीक है। तो अगर हम लोगों को अगर ये 1 यूनिट की अगर क्यूब लगानी है तो ये 1 1 1, ठीक है। तो ये तीन क्यूब्स इसमें लगेंगे एक हाइट पे, और यहाँ पे देखो तो ये 1 1 1, यहाँ पे भी 3 क्यूब्स लगेंगे। तो एक प्लेन में कितने क्यूब्स लग जाएंगे, 9 क्यूब्स। उसी तरह से इस प्लेन में कितने क्यूब्स लग जाएंगे, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो 9 क्यूब्स लग जाएंगे। अब आप अगर देखो तो इसमें कितने क्यूब्स हैं, ऊपर में आपको 9 दिख रहे हैं, 9 क्यूब्स आपके टोटल हैं। और हाइट अगर 3 है, जैसे अभी हमने दिखाया एग्जांपल 1 2 3, तो हाइट अगर 3 है तो कितने साइज हो गए, 9 इंटू 3 27। तो हमने क्या बोला कि अगर एक क्यूब का साइज अगर आपने 1 यूनिट माना, तो अगर इसकी लेंथ अगर 3 अगर क्यूब्स में जा रही है तो 3 अगर साइज हो गई तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 या 3 क्यूब्स, तो 27, जो कि हमारा इसमें पूरा का पूरा फिट हो रहा है। 27 का 27 क्यूब्स में फिट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सिलेंडर की। तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप है जिसका सर्कुलर एरिया है और इसमें कुछ हाइट है। जैसे आपके घर में वाटर बॉटल होगी या आपका घर का सिलेंडर होगा, ये सारी चीजें क्या होती है कि सिलेंड्रिकल शेप में होती है, जिसका एरिया या फिर वॉल्यूम हमें सिलेंड्रिकल फॉर्म में निकालना पड़ता है, या सिलेंडर के शेप में हमारा होता है तो हमें उसका वॉल्यूम रेडियस और हाइट को यूज करके निकालना पड़ता है। चलिए हम बात करते हैं स्टार्टिंग से, जब हमने पेरीमीटर और एरिया सीखा था। इसका पेरीमीटर हमने सीखा था 2 पाई आर, जो हमने कैलकुलेट करके भी बताया था कि 2 पाई आर कैसे होता है। अब अगर इसका एक पेरीमीटर है 2 पाई आर, मान लीजिए आपने एक रिबन यहाँ पे रखा है 2 पाई आर का 1 यूनिट का, ठीक है। अगर आपकी अगर ये हाइट आपने मान ली h, ठीक है, तो 1 यूनिट के अगर आपने रिबन रखे यहाँ पे, अगर मान लो कुछ आपको कवर करना है सिर्फ रिबन से, तो आपने एक रिबन यहाँ लगाया, फिर सेकेंड रिबन यहाँ लगाया, फिर थर्ड रिबन, ऐसे करके आपने h रिबन लगाए टोटल, तो ये आपका पूरा का पूरा कर्व कवर हो गया। तो आपका इसका कर्व कवर करने के लिए आपका टोटल कितना रिबन लगा, 2 पाई आर इंटू h, क्योंकि आपने h रिबन लगाया। तो ये इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया, जो हम लोगों ने पेरीमीटर से ड्राइव कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू h। अगर अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो जैसे हमने क्यूबॉइड और क्यूब का निकाला था कि कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप प्लस बॉटम,
तो हमें सर्कल का एरिया पता है कि सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका आर फिक्स है टॉप पे भी बॉटम पे भी, तो इसका भी पाई आर स्क्वायर हो गया। तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2 पाई आर एच प्लस आर, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब इसका वॉल्यूम हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमने जो क्यूबॉइड और क्यूब में पढ़ा, किस तरह से पढ़ा कि अगर मान लीजिए आपका कुछ कंटेनर है जिसका हमें अगर एक साइड पता है और उसका एरिया पता है, जैसे हमें एक सर्किल है, सर्किल का हमें ये एरिया पता है, तो सर्किल का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और हमने अभी इसको बोला कि अगर ये पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर करके हमारे अगर एच यूनिट है, अगर हाइट इसकी एच है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो ये हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा। जैसे हमने आपको एक क्यूब का एग्जांपल लेके दिखाया था कि क्यूब हमारा है, उसमें छोटे छोटे 3 क्यूब्स थे, तो उसको अगर हमने 3 यूनिट मान लिया तो हमारा उसका हो रहा था, उसका एरिया स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर इंटू 3 क्या क्या था 3, तो वो एक क्यूब हो गया था, तो वो उसका वॉल्यूम हो गया था। उसी तरीके से हमारा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो ये हो गया हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम। इस तरह से आप अगर कुछ भी सम्स रहा कि कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, तो आप अपना माइंड लगा करके अगर आपको सिर्फ पेरीमीटर या नॉर्मल एरिया भी याद है तो आप उससे भी अपना डिराइव कर सकते हो फॉर्मूला, आपको सारे फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं कोन सेमी स्फीयर पिरामिड पे, जिसका एक शेप होता है थोड़ा सा ट्रायंगुलर टाइप का, नॉर्मल शेप नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि क्यूबॉइड है कि उसकी लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, सब तरफ से बराबर है। क्यूब है तो उसकी वो एक स्क्वायर शेप का है, मल्टीपल स्क्वायर्स बन के एक क्यूब बन गया जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल है। अगर सिलेंडर है तो उसका ऊपर का रेडियस और नीचे का रेडियस इक्वल है, तो हमें इजी में ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। लेकिन कोन्स, सेमी स्फीयर या पिरामिड जिसका शेप थोड़ा ट्रायंगुलर होता है, तो हमें उसके थोड़े फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, लेकिन याद रखने की भी ट्रिक है, किस तरह से याद रखना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं कोन पे। तो दोस्तों ये है एक कोन जिसमें हमारा साइज क्या है, एक ट्रायंगुलर शेप में है, ट्रायंगल नहीं है, ये साइड से सिलेंड्रिकल है, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो ऐसे ये टिल्ड है और ये ऐसे ऐसे टिल्ड है और ये नीचे में एक सर्कल है, तो ये एक ट्रायंगुलर शेप में है जिसकी नीचे की सर्किल बड़ी है और ऊपर की सर्किल छोटी है, जो लास्ट में सर्किल 0 हो जा रही है। इसमें मेरे पास थोड़ा लास्ट में कुछ है नहीं, तो इसलिए आपको एक एज्यूम करना पड़ेगा कि इसमें ऐसे सर्किल बनी हुई है, ठीक है। तो अब इसके हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका सबसे पहले बेसिक हमें समझना पड़ेगा कि हमें इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा और वॉल्यूम क्या होगा। अगर इसका कर्व सरफेस एरिया हम लोग बात करें तो कर्व सरफेस एरिया जैसे हम लोगों ने अभी बात की थी एक क्यूबॉइड और क्यूब की, तो हम लोगों ने क्या बोला कि उसके जो सराउंडिंग की सारी वॉल्स हैं वो उसकी कर्व सरफेस एरिया होगी। तो इसकी सराउंडिंग की वॉल क्या होगी, ये सारी सराउंडिंग की वॉल हो गई इसकी, तो ये इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब कर्व सरफेस एरिया पता चल गया हमें। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो क्यूबॉइड या क्यूब या सिलेंडर में क्या था कि टॉप भी था और बॉटम भी था, ठीक है, लेकिन इसमें हमारा टॉप पे आके 0 हो जा रहा है, कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे पास इसमें क्या है बॉटम रहता है जिसका एक सर्कुलर शेप है। तो अगर हमें टोटल सरफेस एरिया करना होगा कैलकुलेट, तो हमें कर्व सरफेस एरिया पता चल जाएगा और अगर हम बॉटम ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया उससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं एक एक करके कर्व सरफेस एरिया की। कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, अभी तक हमने सर्कल में क्या देखा, सर्कल में हमने देखा कि कर्व सरफेस एरिया अगर है, हमें इसका पेरीमीटर पता है, तो पेरीमीटर पता है अगर 2 पाई आर, नॉर्मल सर्कल का एक पेरीमीटर होता है, उस पर हमने h से मल्टीप्लाई कर दिया तो कर्व सरफेस एरिया आ गया। लेकिन इसमें h तो कांस्टेंट है नहीं, क्योंकि ये सिलेंडर ऐसे हमारा ऊपर जाके खत्म हो रहा है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसकी एक स्लैंट हाइट होती है जो कि ऐसे एक तिरछी टाइप से जा रही है, तो वो हाइट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी या हमें दी हुई रहेगी। और ये जो वर्टिकल हाइट है जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये वर्टिकल हाइट नॉर्मल हाइट है जो कि h है। तो अब जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो देखो, आप अगर एज्यूम करो तो ये ऐसे हो रहा है, ऐसे, तो कर्व सरफेस एरिया डिपेंडेंट होगा L के या स्लैंट हाइट के। तो हमने नॉर्मली उसमें क्या किया था, पाई आर
2 पाई आर एच हम लोगों ने सिलेंडर में किया था, लेकिन ये क्या है कि थोड़ा सा ऊपर जाके ये खत्म हो रहा है, तो हम लोग 2 पाई आर एल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला पहले से डिराइव किया है, जो आप हायर स्टडीज में अगर कभी जाओगे तो किस तरह से डिराइव होता है वो देखोगे, लेकिन जो फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव्ड है वो है पाई आर एल। तो पाई क्या हो गया, पाई कांस्टेंट है 3.14, आर जो नॉर्मल नीचे वाली जो सर्किल है उसका रेडियस हो गया, और एल क्या हो गया, स्लैंट हाइट हो गई, जो कि हमें नॉर्मली पड़ती है यूज। तो कर्व सरफेस एरिया आपको अगर निकालना होगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि एच ले या एल ले, क्योंकि आपको कर्व पूछ रहा है, तो कर्व जो है वो ऐसे जा रहा है और एल अभी आपका ये जो स्लैंट हाइट है वही है। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये एल है और यही हमारी स्लैंट हाइट है, तो पाई आर एल लगा करके आप कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हो। अब आपको अगर कर्व सरफेस एरिया पता चल गया तो आपको अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है। जैसा कि मैंने बताया कि ऊपर में तो इसका कुछ है नहीं, रूफ है नहीं, यहाँ पे आया कि 0 हो जा रहा है, लेकिन नीचे में बेस है, और बेस किसी भी सर्कल का क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो सर्कल का सॉरी कोन का जो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर। ये हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब इसका वॉल्यूम है, तो अगर आप एज्यूम करो कि अगर ये सिलेंडर रहता तो नीचे में जो सर्किल है सेम साइज की सर्किल यहाँ आती और इस तरह से बनती, ठीक है। तो लेकिन ये सिलेंडर नहीं है, ऊपर जाकर के ये थोड़ी सी खत्म हो जा रही है, ठीक है। तो ये जो एरिया है, ये चारों साइड का थोड़ा एरिया इसका कम हो रहा है। तो आपको पता है कि सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम निकालने का। इसका भी पाई आर स्क्वायर एच है, लेकिन जो कि साइड के इसके वॉल्यूम खत्म हो जा रही है, तो इसलिए हम लोग इसको 1/3 से डिवाइड कर देते हैं। तो आप इस तरह से आप याद रख सकते हो कि 1/3 से अगर कोण का निकालना है तो 1/3 से आपको डिवाइड करना है, जो कि बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर आपको एक बार याद हो गया तो आप आसानी से यूज कर सकते हो। आप अगर सिलेंडर का याद रखे हो तो सिर्फ 1/3 उसको यूज करना है। चलिए हम लोग बात करते हैं स्फीयर और सेमी स्फीयर की। एज्यूम कीजिए कि ये एक स्फीयर है, क्योंकि ये पूरा फील्ड है और ये सर्कुलर शेप में है, तो ये एक स्फीयर है। अब स्फीयर का हमें क्या पता करना होता है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो अगर आप ये देखो तो आप इसका जो टोटल सरफेस एरिया है और कर्व सरफेस एरिया है वो सेम है। क्यों? क्योंकि ये टोटली पूरा कर्व्ड है हर तरफ से, इसमें कहीं पे भी ना ही बेस है ना ही रूफ है, तो ये पूरा का पूरा कर्व्ड है। तो इसका क्या है कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होगा। अब उसका भी एक फॉर्मूला है, जो कि आप अगर कभी हायर स्टडीज करोगे तो आपको पता चलेगा कैसे डिराइव हुआ है, लेकिन अभी मैं आपको उसको बता देता हूँ। 4 पाई आर स्क्वायर इसका एक फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए। और जैसे आपने देखा था कि कोन में क्या होता है कि कोन भी आपका एक ट्रायंगुलर शेप में है, और ये भी एक टाइप का कर्व है, ट्रायंगुलर टाइप में ही अगर आप उसको एज्यूम करो। प्रॉपर ना ही सिलेंड्रिकल शेप में है ना ही स्क्वायर शेप में है, जिसका ऊपर से नीचे तक बराबर है। तो इसमें भी बाय 3 करेंगे अपने लोग, जो कि कोन और इसको सिमिलर बना देगा, ठीक है। तो इसका जो सरफेस एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया। वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 आर क्यूब। एज ए कोन, जैसे कोन में हमने बाय 3 किया था, वैसे इसमें भी बाय 3 होगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। अगर आपने सेमी स्फीयर लिया तो सेमी स्फीयर क्या है कि आपका स्फीयर सेम है, इसका हाफ हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकलेगा, अगर आप टोटल सरफेस एरिया की बात करो तो आपका टोटल सरफेस एरिया एक वॉल्यूम का हाफ होगा ऊपर का, प्लस अगर आपने इसको 20 से काट दिया तो नीचे का जो बेस बनेगा वो आपका टोटल सरफेस एरिया होगा। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, सिर्फ हाफ ऑफ द ये कर्व होगा, जो कि आपका अगर इस स्फीयर का हाफ कर दोगे तो उसका वो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। और वॉल्यूम भी आप अगर स्फीयर का हाफ कर दोगे तो वो वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस जो आपका नीचे का सर्कल बना हुआ है पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम क्या होगा, इस स्फीयर का हाफ हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। इस तरह से हमने देख लिया कि स्फीयर और सेमी स्फीयर का हमने टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज like, subscribe and share so that I will be motivated and prepare the more video for you for different maths topic, and it will really help you
to generalize the concept and to implement them in your daily life. Thank you.